हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम आईसीए और टेक्नीशियन के लिए साइंस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है और इससे पहले कि यदि आपने दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व की बात करें तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, पर ऑप्शन में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लिथियम है सबसे हल्का तत्व। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो लिथियम हो गया, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन। और लिथियम क्या होता है? सबसे हल्की धातु होती है। अगर सबसे हल्की धातु बोलता क्वेश्चन में तब हमारा आंसर होता है लिथियम। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है, यानी कि वर्टिब्रेट नहीं है? तो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लांट किंगडम ब्रीफली बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको एनिमल किंगडम ब्रीफली बताता हूँ। देखिए, एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी, जिनके बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है जिनमें, और एक इनवर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अब वर्टिब्रेट इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले, और कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले। अब वार्म ब्लडेड जो होते हैं गर्म खून वाले, उनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मैमल्स, ठीक है, मैमल्स कौन होते हैं? जिनमें एक मेमोरी ग्लैंड होती है और जो बच्चे दे सकते हैं, जैसे कि बियर हो गया, टाइगर हो गया, मैन हो गया यानी ह्यूमन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, ठीक, और बर्ड हो गया, ठीक। अब जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या क्या हो गया? फिश हो गया, रेप्टाइल हो गया, एम्फीबियन हो गया। एम्फीबियन जो जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। अब देखते हैं इनवर्टिब्रेट यानी कि अकशेरुकी, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। इन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है, विद जॉइंट लेग्स, जिनके पैर जुड़े होते हैं। जुड़े हुए पैर वालों के क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा। और एक वे जो जिनके पैर ही नहीं होते, ठीक। अब जिनके पैर होते हैं, जो जुड़े हुए पैर, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो जिनके तीन जोड़ी पैर होते हैं, जैसे चींटी हो गया, कॉकरोच हो गया, इनके तीन तीन जोड़ी पैर होंगे, ठीक, तीन तीन जोड़ी पैर यानी कि 6 पैर होंगे। और एक वे जिनके तीन से ज़्यादा जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे कि अपना बिच्छू हो गया, स्पाइडर हो गया यानी मकड़ी हो गई ये। अब ये तो हो गए जॉइंट पैर वाले। अब जिनके पैर ही नहीं होते, लेग्स नहीं होते, एक तो वॉर्म लाइक और एक होते नॉन वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक जैसे अर्थ वॉर्म हो गया, केचुआ हो गया, लीच हो गया, और नॉन वॉर्म लाइक हो गया जैसे टेप वॉर्म हो गया। टेप वॉर्म आपको पता है इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया ब्रीफली। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि निम्न से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो इसमें से देखते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या था? एक वॉर्म लाइक था, यानी कि ये एक नॉन वर्टिब्रेट में था, तो इसका आंसर हो गया अर्थवॉर्म, ठीक। लिजार्ड क्या था? एक रेप्टाइल था। फ्रॉग क्या था? एम्फीबियन था। और फिश क्या था? एक फिश वाले फाइलम में आ जाता है ये, ओके। तो इसका आंसर हो गया अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अभिक्रिया में से ऐसा किसके कारण होता है? तो जब आप अपनी हथेलियों पे एसीटोन डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एसीटोन है वो आपके हाथ से जो जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है, यानी उन्हें वाष्पित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाष्पन हो गया। इवापोरेशन की क्रिया होती है वहाँ पे। तो इसको देखते हैं और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम। गर्मियों के दिनों में क्या रोड पे पानी डालते हैं, घर के बाहर पानी डालते हैं, या फिर मैदानों में पानी डालते हैं, ताकि जो मैदान या फिर घर के बाहर जो आपका बरामदा है वो ठंडा हो जाए, इसलिए डालते हैं, ठीक है। और गर्मियों में क्या सूती वस्त्र पहनते हैं। अब यदि हम बात करें इवापोरेशन की, इवापोरेशन किस किस पर डिपेंड करता है? इवापोरेशन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इवापोरेशन क्या है? एक सतही घटना है, सरफेस फिनोमिना है, और ये चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला हो गया आपका कि जो क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल है वो कितना है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना अधिक इवापोरेशन होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर पे, ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा हो गया स्पीड ऑफ एयर, हवा की गति यदि तेज़ है तो इवापोरेशन भी तेज़ होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ हो गया आपका ह्यूमिडिटी पे, आर्द्रता पे, यदि वायु में आर्द्रता है तो इवापोरेशन की रेट कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो आपको इतने पॉइंट्स याद होने चाहिए इवापोरेशन यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एक उदाहरण की पहचान की, निम्न में से कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ऊर्जा के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के दो सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, यानी पारंपरिक स्रोत, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, या फिर इसको बोलते हैं वैकल्पिक स्रोत या फिर गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक।
कन्वेंशनल एनर्जी देखें कि कन्वेंशनल एनर्जी होती क्या है, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते क्या हैं। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी बहुत पहले से जिनका प्रयोग किया जा रहा है, वो हो गया आपके कन्वेंशनल एनर्जी पारंपरिक। जैसे कि क्या हो गया, जीवाश्म हो गया, कोल ईंधन हो गया, कोल में क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जो विद्युत संयंत्र हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये भी पारंपरिक के अंदर आएगा, इसका भी उपयोग बहुत पहले से होता जा रहा है। ठीक है, और ये तो हो गया कमर्शियल। अगर नॉन कमर्शियल की बात करें, नॉन कमर्शियल फायरवुड गया, यानी कि जो लकड़ी जलाते हैं चूल्हों में वो, और घास फूस हो गए। ठीक है, ड्राई डंग हो गए, ड्राई डंग यानी कि जो गोबर के उपले होते हैं उनको बोलते हैं ड्राई डंग। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो इसी के कारण क्या होता है, ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जा रही है। तो इस ऊर्जा की मांग को पूर्ति करने के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स को डेवलप किया गया है। इसके अंदर क्या क्या, बायो एनर्जी हो गए, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे एनर्जी हो गए आपके नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में है कि कन्वेंशनल एनर्जी कौन सा है। तो विंड एनर्जी क्या हो गया, नॉन, सोलर भी नॉन हो गया, न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस एनर्जी, ये भी नॉन। तो हमारा बचा क्या ऑप्शन, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ये क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज गिवन बाय, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो आप इस पर जोसेफ प्रास्ट को टिक कर सकते हैं और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जोसेफ प्रास्ट ने जो दिया था वो दिया था स्थिर अनुपात का नियम, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम। और ये पूछ रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था डाल्टन ने। कब दिया था, 1803 में दिया था डाल्टन ने मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम। अब एक बार समझ लेते हैं कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम कहता क्या है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर आर सिंपल होल नंबर। यानी अब देखिए, अब इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कार्बन एक, ठीक है, इसका जो मास होगा वो फिक्स होगा, कार्बन का मास फिक्स होगा। अब इसके साथ जैसे हमने ऑक्सीजन की क्रिया करवाई, ठीक है, ऑक्सीजन की क्रिया कराई, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब हमने यही कार्बन लिया, फिर से उतना ही फिक्स्ड है, ये इतना फिक्स्ड है। अब हमने जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, तो अब क्या बन गया, CO2 बन गया। अब क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये बना था कार्बन मोनोऑक्साइड, अब बन गया CO2। इसी प्रकार जैसे कि हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बना था 5। ठीक, तो 5 में देखते हैं, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का तो फिक्स रहेगा, मास इसका फिक्स रहेगा। जबकि जो दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आएगा इसमें डिफर करेगा। लेकिन जितनी भी जो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे हम, जितनी बार भी, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जितनी बार भी निकालेंगे, हमेशा क्या होगा, वोल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगी हमेशा। कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा इनका रेशियो, जैसे 1:2 आएगा, ठीक है, 8:16 आएगा, इस टाइप का आएगा, लेकिन कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही ये कहा था डाल्टन ने मल्टीपल प्रोपोर्शन के नियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन किसकी होती है, फ्रांसियम की होती है। फ्रांसियम सबसे ज़्यादा टेंडेंसी वाला एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसका जो लास्ट सेल होता है, अंतिम सेल होता है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से दान कर देता है। तो फ्रांसियम हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है इनमें से। देखिए फिर से वही आ गया। अब देखिए, इनमें से आपको कुछ नहीं पता होगा और कुछ पता होगा, तो एग्जाम में भी ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। जो पता है पहले आपको उसके साथ जाना है। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका तो पता ही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये पता होगा आपका, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये दोनों पता होगा। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो दिया था लेवोइजियर ने, ये दिया था लेवोइजियर ने। और जो डेफिनाइट प्रोपोर्शन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, ये किसने दिया था, ये दिया था प्राउस्ट ने, ये दिया था प्राउस्ट ने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, बी का तो होना चाहिए 3 और सी का होना चाहिए 4। देखते हैं, बी का 3 और सी का 4, ये हमारे दूसरे वाले में, बी का 3 और सी का 4, लेकिन इसमें भी है, डी वाले में भी है, डी वाले में भी है। अब और आगे देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम, ये किसने दिया था, मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम दिया था डाल्टन ने। तो ए का हो गया 2, अब ए का हो गया 2, तो हमारा आंसर हो गया पहला वाला सही। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। लॉ यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवोइजियर ने। ठीक, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर वेट वाला, ये दिया था प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। और गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम दिया था डाल्टन ने। और जो ये स्थिर अनुपात यानी मात्रा के अनुसार, ये दिया था गै-लुसैक ने। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है। पेरिस्कोप पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है पेरिस्कोप। देखिए ये है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप ठीक है, यानी दूर जैसे इधर वॉल है कोई, ये वॉल है, अभी हमें यहाँ से देखना है इस साइड, तो इसके लिए इस पेरिस्कोप को, और ये ज़्यादातर पनडुब्बियों में होता है, पनडुब्बियों नीचे होती है, ऊपर का देखने के लिए क्या लगाते हैं पेरिस्कोप, ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है पेरिस्कोप में, एक तो यहाँ पे मिरर लगा होता है 45 डिग्री पे, और एक यहाँ पे होता है 45 डिग्री पे, ठीक है। अब ये यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ टकराएगी, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से हमें ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा मिरर होता है, तो यहाँ पे होता है प्लेन मिरर, ठीक है। और ये मिरर 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसी होगी, ठीक है। तो मैं हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको सारे याद हो जाए, सारे कंडीशन याद हो जाए। तो अवतल दर्पण के हो, अभी आपको 6 कंडीशन याद हो गई होगी, एक बार फिर देख लेते हैं 6 कंडीशन, ठीक है। पहला इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे, और इसी का उल्टा मैंने क्या बोला था, 5वां केस, जब हम फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। और यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि जब एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और मिरर के सामने तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक। देखते हैं हमारा आंसर, देखते हैं कैसा रियल होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो ऑप्शन नंबर डी है, रियल, उल्टा, अनंत पर बनेगा, और कितना, बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी की सारी 6 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है, इसको मिलान करना है। तो देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। आपको ट्रिक याद होगी ना, ईट पग, ये पग है, आप पर मत कर देना, र से रदरफोर्ड नहीं था, ग से गोल्डस्टीन होता है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना है कि ग से गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन। और नाच, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की थी टॉमसन ने, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की थी रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक। न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, गलती मत कर देना इसमें, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, उसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी मिलिकन ने, ठीक है, अर्नेस्ट मिलिकन ने की थी इसकी खोज। और सेल नेचर ऑफ एटम ये किया था रदरफोर्ड ने, ये रदरफोर्ड ने किया था। तो ये हो गया इसका मिलान, ठीक। ऑप्शन में साहब गलत है ऑप्शन, ये इसका सही, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी मिलिकन ने, और सेल नेचर ऑफ एटम की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के बारे में गलत है, ठीक। इनमें से कौन सा कथन द्रव्यमान के बारे में गलत है, कि इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, बिल्कुल सही बात है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, ये भी सही है। द मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन यू, ठीक है, ये भी सही है, यू या फिर AMU में करते हैं, ये भी ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है। आपको पता है मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कहीं भी ले जाएं हम उसको ब्रह्मांड में, कहीं पे भी ले जाएं तो उसका मास सेम ही रहेगा, ठीक है। वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज होकर 0 भी हो सकता है, लेकिन मास कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड इन सोनार, सोनार में कौन सी वेव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये शिप है, शिप के नीचे लगाया जाता है, एक लगाया जाता है रिसीवर, एक लगाया जाता है ट्रांसमीटर, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव पास किया जाता है, ठीक है। नीचे किसी वस्तु से टकरा के ये वेव्स आती है और रिसीवर इसे वो रिसीव कर लेता है। इससे पता चल जाता है कि इसकी डेप्थ कितनी है, यानी दूरी कितनी है, इस शिप से इसकी दूरी कितनी है, ये पता चल जाता है इससे, सोनार से, ठीक है। आप सोनार की फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, जब गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है, ठीक। तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई h पूछ रहा है, h क्या है। देखिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो u की तो कुछ वैल्यू होगी, किसी इनिशियल वेग से फेंकेंगे, लेकिन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के वो रुक जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब इसी का उल्टा, जब ऊपर से नीचे किसी को गिराएंगे, तो क्या v की तो वैल्यू होगी, लेकिन u क्या होगा, उस कंडीशन में 0 होगा, u उस टाइम 0 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, यानी v तो हम 0 ले सकते हैं आँख बंद करके, v को ले लिया 0, u की वैल्यू दे रखी 15, अब हमें निकालना है h, या फिर विस्थापन निकालना है, कितना विस्थापित हुई। तो आप इसमें गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, v² = u² + 2as, ठीक। हमें v पता है, v क्या है, इसमें 0 लेना है,
यू पता है, यू दे रखा है 15, और ए क्या लेना है इसमें, जी को ही लेना है क्योंकि जी लगेगा इस पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा यहाँ पे, तो ये जी ले सकते हैं, और एस हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 0, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस 2 ए है 10। अब 10 इसे माइनस में लेंगे। अब माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि ये जी उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और जी ऐसे में लग रहा है, तो हो गया नहीं उल्टा, इसलिए हमने माइनस में लिया। इंटू एस निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा 25, 225 इधर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -20 इंटू एस, इधर था 225। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 11.25, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1125 मीटर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या u की कुछ वैल्यू होगी लेकिन v 0 होगा, और ऊपर से जब नीचे फेंकेंगे तब u 0 होगा और v की कुछ वैल्यू होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है, एडिशनल है, ये कॉम्बिनेशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विभाजित होता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व ये यौगिक मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला कम अभिक्रियाशील वाले को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन डैश होता है। MgO का विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है, आपको पता होता है। Mg क्या है, Mg एक मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, हमेशा क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, अल्कलाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बेसिक, क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार 2 नाम लेता हूँ मैं, Al2O3 और ZNO, ये दोनों क्या एम्फोटेरिक है, यानी ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है, क्षारीय भी है और अम्लीय भी है, ये दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल ऑफ कार्बन। 5 मोल कार्बन में कितने ग्राम एटम्स होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको यदि ऐसे प्रश्नों को करने में कठिनाई हो रही तो मैंने एक मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। ये सब प्रश्न आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे फिर। ठीक, तो चलिए इसे करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास, ठीक, टोटल मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए 5 मोल दे रखा है, यानी मोल तो दे रखा है 5, यहाँ पे तो हो गया 5, देखिए 5 दे रखा है। ठीक है, गिवन मास हमें निकालना है, ऊपर का निकालना है। मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का मोलर मास वो होता है जितना इसका मोलर द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 12 हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 12 बन कितना हो गया, 60 ग्राम आ गया हमारा आंसर। ठीक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मोल कंसेप्ट वाली वीडियो को, यदि आपको ऐसे प्रश्नों को करने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, न्यूटन के ऊपर ही सेब गिरा था, उन्होंने दिया था ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक, और एक चीज़ और, जी जो होता है इसमें कैपिटल जी, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है ये किन्होंने कैलकुलेट किया था, हेनरी कैवेंडिश ने ये जी दिया था कैपिटल जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और यदि जो न्यूटन ने जो ये नियम दिया था, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जो इसका फॉर्मूला पूछे थे, फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये है इसका नियम। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए, ऊर्जा को समझने से पहले हम कार्य समझ लेंगे। कार्य होता है W इक्वल टू FS। ठीक है, यानी कि लगाया गया बल और होने वाला विस्थापन, वो हो गया कार्य। अब जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही बोलते हैं हम ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। अब जो कार्य है और ऊर्जा है, इन दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल होता है। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक और क्या होता है, और हमारा होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। ये हो गया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये हो गया। ठीक है, अब यहीं अगर देखें पावर, एक होता है पावर यानी कार्य करने की दर, तीनों चीज़ अलग अलग है। एक पावर हो गया, एक एनर्जी हो गया, और एक हो गया वर्क। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को तो एनर्जी बोलते हैं, और कार्य करने की दर यानी W/T उसको तो बोलते हैं पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, वाट हो गया, इसी को किलोवाट
किलो में लेंगे तो किलोवाट, मेगा में लेंगे मेगावाट, तो मेगावाट तो होगा नहीं क्योंकि ये पावर का हो गया। और W इजक्वल टू एफ एस होता है, यहाँ से निकालेंगे तो क्या एक मात्रक और आ जाएगा इसका, न्यूटन मीटर, यानी एफ का हो गया न्यूटन और विस्थापन हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया एक, तो न्यूटन मीटर भी नहीं होगा, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। मेगावाट नहीं हुआ, न्यूटन मीटर नहीं हुआ, किलोवाट आवर होता है, ठीक है, और जूल भी होता है। तो इन दोनों में से किलोवाट आवर और जूल तो होता है, लेकिन मेगावाट, मेगावाट किसका हो गया, पावर का, और न्यूटन मीटर ये किसका हो गया, वर्क का, ठीक है। तो ये दोनों मात्रक होते हैं, ये दोनों नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड विरामावस्था से चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, ठीक। तो 10 सेकंड में चली गई दूरी, इसको देखिए कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिए गए डाटा को लिखना चाहिए कि क्या क्या हमें दे रखा है और क्या पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। तो इसमें हमें त्वरण दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं चली गई दूरी यानी एस, ठीक है, एस पूछ रहा है, तो हमें कोई ऐसा इक्वेशन चाहिए होगा जिसमें ये तीनों हो, ठीक है, ये तीनों, ओके। और विराम अवस्था से चली हो यानी यू दे रखा उसने, यू दे रखा 0, यू दे रखा उसने 0, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरी इक्वेशन क्या होती है मोशन की, एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यही वाली क्यों ली मैंने इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास यू है, टी है, ए भी है और एस फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली। अब एस हमें फाइंड करना है, यू क्या है 0 है, विरामावस्था में तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। हाफ ए दे रखा है हमें, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है हमें 10, ठीक, और टी दे रखा है हमें 10, ठीक, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100, ओके, क्योंकि 80 स्क्वायर होता है, ओके। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 5 और 5 की 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो इसका आंसर क्या हो गया 500, आंसर हो गया 500 मीटर, ये 5000 लिखा हुआ 500 होगा इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत प्रवाह को प्रभावित करने के लिए आप शुद्ध पानी में मिलाएंगे, यानी पानी है, प्योर वाटर है, उसमें ऐसा क्या मिलाएं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने लग जाए। तो आपने अम्ल का गुण पढ़ा होगा एसिड का, कि एसिड पानी में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है। पानी में जब हम डालते हैं अम्ल को तो H+ आयन देते हैं, और यही H+ आयन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करवाएंगे। तो इसमें कुछ एसिड डालेंगे, तो सी हो गया इसका आंसर। नींबू का जूस जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, उसको जब पानी में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा, और यही H+ आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु के लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, धातु नहीं होना चाहिए, किसके लिए तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन दोनों में क्या होता है ताप बढ़ाने पर। अगर कंडक्टर की बात करें, तो जब हम ताप बढ़ाते हैं, कंडक्टर में यदि ताप बढ़ाते हैं तो उसके रेजिस्टेंस बढ़ता है, सुनते रहिएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है यानी प्रतिरोध बढ़ता है, यानी उसकी चालकता कम हो जाती है, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो कंडक्टर यानी कि चालक में क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। और यहीं पे अगर दूसरा केस देखें, इंसुलेटर का देखते हैं, कुचालक में क्या होता है, और ये सब किसकी वजह से होता है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड पढ़ा होगा आपने 12th में, ये 12th का क्वेश्चन है ऐसे तो 12th में पढ़ा होगा, उनमें जो एनर्जी लेवल होती है अप डाउन होती है, उसी की वजह से ये सब होता रहता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या था। इंसुलेटर की बात कर रहे थे, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि चालकता बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होती है। कंडक्टिविटी तो बढ़ती है और रेजिस्टेंस घटता है, प्रतिरोध घटेगा तभी तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इंसुलेटर में क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ओके। अब एक बच गया हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी तो घटेगी, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध उसका कम होगा, इसका आंसर भी सेमीकंडक्टर ही है। प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि उसकी जो चालकता है वो बढ़ेगी, ठीक है। और ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, यानी रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी उल्टे एक दूसरे के। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। और हाँ, वंदरवा की जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वीडियो 3 है वो कल तक आ जाएगी, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज़ द एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द 6th सेकेंड विल बी। तो बिल्कुल 19 जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, ठीक है। इसका जवाब ऑप्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो जो एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व आमतौर पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित से कौन से मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? देखिए पीरियोडिक टेबल। मुक्त अवस्था में जो ये सोना चांदी ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ये वाला, ये देखिए कॉपर हो गया, Ag होगा, Au हो गया, ये वाला। और ये वाला देखते हैं ये कौन सा होता है? 1 2 3 4 11। तो 11वां जो ग्रुप है, 11वां ग्रुप है, ये क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं इसके तत्व। तो ग्रुप नंबर 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गोल्ड रिंग विच इज़ 50% प्योर, इट इज़ प्योरिटी कैन बी अल्टरनेटली सॉन। यानी कि एक गोल्ड की रिंग है, वो उसको कहा जा रहा है कि ये 50% शुद्ध है। तो इसमें बताना है कि कितने कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। तो आपको पता है 24 कैरेट गोल्ड को क्या बोलते हैं? कि बिल्कुल शुद्ध सोना है, 100% सोना। 24 कैरेट को तो बोल रहे हैं 100%। तो 50% को कितना बोलेंगे? यानी इसका आधा, 50% का आधा किसको बोलेंगे? 12 कैरेट को बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आप कितने का भी निकाल सकते हैं। यानी कि 100% इज इक्वल टू 24 कैरेट। ठीक है, अब यदि 18 कैरेट पूछ ले वो, ये कितना भी पूछ ले, 10 कैरेट पूछ ले, कितना होगा उसमें प्योरिटी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे भेज देंगे यहाँ पे 24। तो 1 कैरेट की वैल्यू हो जाएगी 100/24। अब जितना भी 18 पूछे तो 18 से इसमें इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या था? 12 कैरेट था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एक उदाहरण है। दूध किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए ये फोटो मैंने 9th NCERT से ही लिया है। दूध देखिए, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध देखते हैं, दूध क्या होता है? एक इमल्स होता है, यानी पायस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी किसको किस में मिलाएंगे? द्रव को द्रव्य में मिलाते हैं तब इमल्स बनता है। और इसका एग्जाम्पल क्या? दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया। ठीक, तो इसका आंसर हो गया पायस। ओके, सो थैंक यू गाइज। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। यदि वीडियो में आपको कोई गलती दिखी है तो वो कमेंट कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।